गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया था। नाउ हम इस लेक्चर में ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। नेचुरल ने के थ्रू हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं? बोथ नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, दोनों ही ये रिसोर्स हमें नेचुरल से ही अवेलेबल होते हैं, जिनका हम डे बाय डे यूज़ बहुत ही ज़्यादा करने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस डिक्रीज़ होने लगे और जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे जाकर हमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होगा। अब ओवर यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंडीशन सामने आ रही है। पहला है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई। देन आपका सेकंड है डेजर्टिफिकेशन, मीन्स आपका जंगलों की कटाई की वजह से क्या हो रहा है कि भूमि बंजर होते जा रही है, रेगिस्तान में बदलते जा रही है। थर्ड आपका सॉइल इरोजन। फोर्थ है आपका लैंडस्लाइड एंड फिफ्थ है आपका एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज। नाउ हम आगे की स्लाइड में वन बाय वन इन पांचों पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है आपका डिफॉरेस्टेशन। अभी डिफॉरेस्टेशन म्हणजे क्या कि जो आपके जंगल होते हैं उनका लगातार, जंगल से हमें बहुत सारी जो ह्यूमन यूज़फुल थिंग्स है अवेलेबल होती है। जैसे बेसिक क्या है, लकड़ी, साथ में ही फिर गोंद होता है, फिर बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। फिर साथ में ही ये जो जंगलों के थ्रू जो लकड़ी अवेलेबल थी उसका हम इस्तेमाल कोयला बनाने के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और रेसिडेंशियल सेक्टर में भी हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन इस्तेमालों की वजह से क्या है कि हमारी डे बाय डे ग्रोथ बढ़ते जा रही है और डे बाय डे ग्रोथ को, हमारी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते जा रहे हैं, जंगलों का जो जंगलों से हमें लकड़ी वगैरह या जो कुछ भी अवेलेबल होता है या फिर जो कोई यूज़फुल थिंग है उसको हम जंगलों से अवेलेबल करते हैं। वो उस नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनका इस्तेमाल डे बाय डे ज़्यादा करते जा रही है। अब जब नीड ये ग्रिड में बदल जाए तो क्या होता है कि वहाँ से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है, समझ लो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में जंगलों की कटाई होने लगी है, जिसकी वजह से क्या होने लगा है कि जंगल ये जो होते हैं ग्रीन हाउस को मेंटेन करने के लिए या फिर अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन ट्रीज से हम जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन और लिविंग स्पेसिस के लिए, वो क्या है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। सो ये जो ट्रीज़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, ये सबसे बड़े सोर्स होते हैं ऑक्सीजन अवेलेबल करवाने के लिए। देन आपका जो अदर लिविंग स्पेसीज है जिनका जंगल ही एक घर होता है, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स और अदर लिविंग स्पेसीज, तो क्या हो रहा है कि जंगलों की कटाई की वजह से इनका घर बर्बाद होते जा रहा है। और इनका घर बर्बाद होते जा रहा है मीन्स क्या होते जा रहा है कि इनको रहने के लिए जगह नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है कि पेपर में आप न्यूज़ पढ़ते हो कि इस गांव में तेंदुआ आ गया, इस गांव में शेर आ गया, इस गांव में तेंदुए ने बहुत सारा नुकसान कर दिया। सो ये सब चीज़ें क्या है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन लोगों का घर अगर चला गया तो ये रहेगा कहाँ, बराबर ना। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमारे घर का नुकसान हम सहन नहीं कर सकते, वैसे हमने दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। सो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में, अब किस कारण से डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन करने के मेन कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अभी
रोडों को जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हम एज पर टेक्नोलॉजी जीना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहला हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जिसमें हम कंटिन्यूसली रोड का डेवलपमेंट करते हैं। जो हाईवे है उनको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत बार जंगलों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं और हाईवे को बनाते हैं। तो पहला एक मेन कारण है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। सेकंड रीज़न है आपका माइनिंग। ओके, माइनिंग में क्या आता है कि आपको जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं नेचुरल रिसोर्स के थ्रू, वो ज़्यादातर हिली एरियाज़ में या फिर जंगलों से जो अवेलेबल होते हैं, जैसे गोंद का बोला, लाख का बोला, ये सब हमें जंगलों से ही अवेलेबल होते हैं। तो इस अवेलेबिलिटी को हम डिमांड बढ़ रही है, तो इस अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए हम जंगलों को तोड़ते जा रहे हैं। देन थर्ड आता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मीन्स आपके जो डैम होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए, जो सबसे पहला बेसिक नीड होता है वो क्या होता है कि डैम का कंस्ट्रक्शन करना। अभी डैम हम कहाँ बनाएंगे जनरली, जहाँ पर हाइट लेवल से पानी का फ्लो होता है। एक वो जगह होती है मीन्स हिली हिली एरियाज, एंड देन सेकंड होता है आपका जहाँ कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो होता है मीन्स रिवर। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ अवेलेबल होगी, हिल स्टेशन तो आपको जनरली पता ही है कि हिल स्टेशन आपको एक जंगलों की एरिया में मिलेगा जहाँ से हाई लेवल से वाटरफॉल होता है। देन सेकंड आपका रिवर है, रिवर तो कहीं पर भी अवेलेबल होती है, पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे एरिया में मतलब ऐसे एरिया में किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन ना हो, मीन्स अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हम जनरली कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अगर अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया अगर डिसाइड किया जाए तो क्या होगा, जहाँ पर रेसिडेंशियल कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, तो वहाँ मतलब वो हो गया हमारा जंगल का भाग। जहाँ फॉरेस्ट होता है वही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए आपको जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम करना होता है वो कुछ छोटा मोटा तो नहीं होता है। उसके लिए थाउजेंड ऑफ एकर्स का ज़मीन लगता है, और उस लैंड को अवेलेबल करने के लिए अगर नहीं हो अवेलेबल कर, तो उसको अवेलेबल करने के लिए हम खेती होती है तो एग्रीकल्चर लैंड को भी हम डैम के लिए सैंक्शन करते हैं। साथ ही साथ जो आपके जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उसका भी आप कटाई करना शुरू कर देते हैं। सो हम हमारी नीड को पूरा करने के लिए इस नेचर को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। देन आपका फोर्थ रीज़न होता है फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगलों में आग लगना। अब जंगलों में आग लगना तो एक ह्यूमन मेड भी हो सकता है और एक नेचुरली भी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि गर्मी की सीज़नों में जो जंगल होते हैं वहाँ के पेड़ पौधों के पत्ते सूख कर ज़मीन पर गिर जाते हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बहुत बार क्या हो जाता है कि उन सूखे पत्तों में आग लग जाती है। और अगर आग अगर लग जाती है तो जंगलों में गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है कि पेड़ पौधे ज़्यादातर उनकी लकड़ियाँ सूखी हुई रहती है तो आग तुरंत पकड़ लेती है। ये हो गया एक नेचुरल कंडीशन। पर सेकंड कंडीशन क्या होता है कि बहुत बार जंगलों में आग लगाकर ज़मीन अवेलेबल करना सिंपल होता है, क्योंकि बहुत बार कोयला बनाने के लिए भी डायरेक्ट जंगलों में आग लगा दी जाती है, जिससे आधा अधूरा जला हुआ लकड़ा कोयले में बदल जाता है। सो एक ये भी कारण है फॉरेस्ट फायर डिफॉरेस्टेशन का। अभी अगर ये डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूसली ऐसे ही होते रहा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, पहला होगा आपका लॉसेस ऑफ ट्री, मीन्स हम जो पेड़ पौधे वो सब खो देंगे। दूसरा, इन पौधों से हमें जो कुछ भी वेजिटेशन अवेलेबल होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए, डिजर्टिफिकेशन के लिए, सॉइल इरोजन के लिए, और इन जंगलों से हमें जो कोई खाने की वस्तुएं अवेलेबल होती है वो कम हो जाएगी, फ्लडिंग जैसी कंडीशन बढ़ते जाएगी, और ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ते जाएगी, जिससे जिसका डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट हमारे
लिविंग क्वालिटी पर ही इफेक्ट होगा। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है डेजर्टिफिकेशन। अब जंगलों तो काट दिए, अब जंगलों का काटना क्या हो जाएगा कि जंगल अगर काट दिए तो जंगल बारिश के लिए भी बहुत सारे बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जंगल अगर कट जाएंगे तो बारिश ही अवेलेबल नहीं होगी, बारिश अवेलेबल नहीं होंगी तो क्या होगा, मिट्टी की जो पकड़ होती है वो एक पेड़ों की वजह से भी होती है। बारिश अगर हो गई तो मिट्टी क्या होती है कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो बारिश का जो पानी हो मिट्टी को बहा कर ले जाता है। लेकिन अगर पेड़ पौधे रहे तो ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जड़ों के थ्रू मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। और अगर पेड़ ही नहीं रहे तो मिट्टी जो होगी वो पानी की बारिश के पानी से बह जाएगी, या फिर बारिश ही नहीं होगी। बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा कि सूखा पड़ जाएगा, जिसे हम कोड़ा दुष्काल बोलते हैं ज़्यादातर मराठी में। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। और अगर दुष्काल अगर गिर गया तो क्या होगा कि आपकी जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फर्टिलिटी कम हो गई मतलब वहाँ अगर पानी ही नहीं रहेगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कॉजेस फॉर द ओरिजिन ऑफ मैन मेड डेजर्ट। अभी कुछ डेजर्ट नेचुरली है और कुछ मैन मेड है। अब इसके कॉजेज़ क्या है? फर्स्ट कॉजेज़ है आपका रिमूवल ऑफ ट्रीज। मीन्स मॉडर्नाइजेशन के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करते जा रहा है कि उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए वो डे अपने जंगलों की कटाई करते जा रहा है। देन सेकंड की मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टेड फॉर मोर ट्रेडिशनल। मीन्स दूसरा क्या है कि जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है हर सेक्टर में, उसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड में भी ग्रोथ होती जा रही है। आजकल कम समय कम टाइम में ज़्यादातर प्रोडक्शन निकालने के चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, इंसेक्टिसाइड वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो बढ़ते जा रहा है। थर्ड है आपका ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल बाय कल्टिवेटिंग कैश क्रॉप। कि जिस एरिया में पानी की कमतरता होती है वहाँ पर हम कम समय में या फिर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली सीड्स या फिर अनाज उगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डेजर्टिफिकेशन बढ़ते जा रहा है। अब डेजर्टिफिकेशन अगर बढ़ते गया तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ लैंड टू सपोर्ट लाइफ, अफेक्टिंग वाइल्ड स्पेसीज, डोमेस्टिक एनिमल, एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड पीपल्स। मीन्स अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ गया तो इस इस अर्थ पर रहने वाली जितनी भी वाइल्ड स्पेसीज है, डोमेस्टिक एनिमल है, एग्रीकल्चर क्रॉप है और पीपल है, मीन्स लिविंग थिंग्स, सब पर उसका इफेक्ट होगा। द रिडक्शन इन प्लांट कवर रिजल्ट इन ड्रॉट लीड्स टू एक्सेलरेट सॉइल इरोजन बाय वाइंड। सॉइल का इरोजन बढ़ जाएगा। देन थर्ड पॉइंट है हमारा सॉइल इरोजन। ओके, सॉइल इरोजन इट इज़ द वॉशिंग और ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। मीन्स अर्थ के सबसे टॉप सरफेस पर जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, एक तो पानी के बहाव से बह जाती है और दूसरा क्या हो जाती है वो धंस जाती है। तो ये होता है सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन के कॉजेज़ क्या है? पहला मेन कॉज की ओवर ग्रेजिंग बाय केटल, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड लेइंग ऑफ रोड्स। मीन्स कंटिन्यूसली पेड़ों की कटाई की वजह से होता है। दूसरा एग्रीकल्चर की एक गलत टेक्निक से एक्टिविटी करने की वजह से भी होता है। देन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और रोड है इसकी वजह से भी क्या होते जा रहा है कि हम कंक्रीट पर ज़्यादा भरोसा करने लग गए, मिट्टी की पकड़ से ज़्यादा। तो इसकी वजह से भी क्या होते जा रहा है कि सॉइल इरोजन बढ़ते जा रहा है। अब इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन क्या है? इट washes away the nutrients in soil resulting in fertility of soil। मीन्स सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो उसकी फर्टिलिटी को डेवलप करते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और कम होते जाएंगे मीन्स क्या होगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर होगा? फर्टिलिटी पर होगा। और फर्टिलिटी अगर चली गई तो सॉइल कोई काम की नहीं रहेगी। देन आपका सेकंड है इट हैज़ लीड टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन
and sedimentation in stream and recover clogging these waterways. मीन्स आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया है कि सेडिमेंटेशन, स्ट्रीम, रिवर क्लॉगिंग, ये वाटरवेज जो है इसकी कमतरता होने लग गई है, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन से पानी की कमतरता हो रही है। पानी की कमतरता की वजह से जो मिट्टी है पानी के साथ बह जाती है बहुत बार। Then third, degrade land also often less able to hold on to water which can worsen flooding। मतलब अगर पेड़ पौधे क्या करते हैं कि फ्लडिंग को भी रोकने में बहुत सारी मदद करते हैं। डिजर्टिफिकेशन ही चला गया और सॉइल इरोजन कंटिन्यूसली हो गया, तो इससे क्या होगा कि फ्लडिंग की कंडीशन फेस करना होती है। देन आपका फोर्थ पॉइंट है लैंड साइड। फोर्थ पॉइंट है आपका लैंड साइड। लैंड साइड क्या है कि ज़मीन का धस जाना। बहुत सारे हिलीज एरिया में क्या हो गया कि वहाँ पहले जाने आने के लिए रोड्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, पर फिर रोड वगैरह डेवलप करने के लिए हमने क्या किया कि जो हिली एरियाज़ थे वहाँ के जंगलों को काटा। वहाँ का मतलब जिस एरिया में हमें रोड डेवलप करना होता है उस एरिया के सभी जंगलों को काटना चालू कर दिया। अभी हिली एरियाज़ में क्या होता है कि अक्सर मिट्टी की जो ये रहती है वो रॉकी रॉकी रहती है, मतलब रॉक्स रहता है वहाँ ज़्यादातर। तो क्या होता है कि पेड़ अगर काट दिए जाए तो उसकी जो पकड़ हो जाती है वो लूज़ हो जाती है। पेड़ों का मेन फंक्शन क्या है पता है क्या, कि पेड़ों की जो जड़ें रहती है ना वो अंडरग्राउंड रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, बराबर। तो जैसे जैसे पेड़ काटोगे तो जो रॉक है, अर्थ है, ट्रीज है, वो क्या हो जाएगा कि उसका स्लोप घटते जाता है। मीन्स लैंड स्लाइड जो बोलते हैं ना, ज़मीन का धंसना, वो फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। अब इसके नेचुरल भी कॉजेज है और मैन मेड भी कॉजेज है। जैसे नेचुरल कॉजेज में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा आपका रेन, मतलब ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी बहुत बार ज़मीन का धंसना हो जाता है। साइक्लोन मीन्स तूफान। तूफान का जो आना होता है पानी की वजह से, ज़्यादा पानी अगर गिरा हिली एरियाज़ में क्या है कि हमारा जो नॉर्थ साइड है वहाँ ज़्यादातर हिली एरियाज़ है, तो ये कंडीशन लैंड साइड की कंडीशन वहाँ ज़्यादा देखने मिलती है, या फिर जहाँ भी हिली स्टेशन होता है वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखने मिलती है। थर्ड होता है आपका अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। और वोल्केनोस में ज्वालामुखी की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। आपका नेक्स्ट है मेन मेड कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। मेन मेड कॉजेज मीन्स आपका अनसेफ माइनिंग एक्टिविटीज़। अब जंगलों में ज़्यादातर माइनिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, बराबर, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में माइंस वगैरह लगाना पॉसिबल नहीं होता है, और मिनरल्स जो कोई है ये आपको जंगलों के एरिया में ही ज़्यादा अवेलेबल हो गए। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब डैम की वजह से क्या हो गया है कि पेड़ों की कटाई हुई तो उसके डेजर्टिफिकेशन हुआ। डेजर्टिफिकेशन की वजह से सॉइल इरोजन हुआ। सॉइल इरोजन की वजह से क्या हुआ, लैंड स्लाइड हुई। अभी लैंड स्लाइड होने के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, द कॉस्ट टू रिपेयर स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूट, मेडिकल कॉस्ट इन द इवेंट ऑफ इंजरी, लॉस ऑफ टिम्बर, वाटर अवेलेबिलिटी। मीन्स जो कोई हम नेचुरल रिसोर्सेज का लॉसेस करते जा रहे हैं उसका रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, या फिर उसको रिकवर करना जल्दी पॉसिबल नहीं है। सेकंड, नेचुरल प्रॉपर्टी की हम डिसवैल्यू करते जा रहे हैं, बराबर। जो नेचुरल ने हमें जो रिसोर्स अवेलेबल करके दिए उसका हम डिसवैल्यू करते जा रहे हैं। मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे उस जो एक नेचुरल कंडीशन है उसका हम पूरी तरह से नुकसान करते जा रहे हैं, और एक दिन वो ऐसा होगा कि लॉस हो जाएगा पूरा। देन आपका डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूट। मीन्स जो आपका ट्रांसपोर्टेशन रूट होता है, जैसे इस डायग्राम में यहाँ देखिए कि लैंडस्लाइड होने की वजह से क्या हो गया कि आपका जो रास्ता था वो बंद हो गया, मतलब प्रॉब्लम फेस होता है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देन आपका ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत बार इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे दुर्घटना हो जाती है वगैरह, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड एक आखिरी है कि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है,
क्योंकि जो पानी होता है वो जो ज़मीन में ना गिरते हुए वो क्या होता है कि बह जाता है, और बहने की वजह से क्या हो जाता है कि मिट्टी धँस जाती है, और मिट्टी धँस गई मतलब वहाँ अवेलेबल ऑफ वाटर कम हो जाता है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज। एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज मीन्स आपका जो वन्य प्रजाति है उसमें उनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है कि बहुत सारी जो ऐसी प्रजाति है वो लुप्त हो चुकी है, बराबर। तो एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज में देखते हैं हम। Extinction occurs when species are diminished because of environmental forces। मीन्स कुछ तो नेचर की वजह से हुई उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। जैसे डायनासोर, डायनासोर बहुत हज़ारों साल पहले थे, लेकिन उनका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होते गया। ये नेचुरल कंडीशन है। और साथ ही साथ एक मैन मेड कंडीशन क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया है। जैसे फॉरेस्ट, अभी जो कोई जंगली जानवर होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं एक फॉरेस्ट पर, और अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहे तो इनकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। जिसमें पहला कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ क्या है। पहला हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मीन्स इनका इनबिल्ट जो सिस्टम है वो नेचर के से मैच नहीं कर पाता है, बराबर। तो वो खुद को चेंज नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनका एक्सटेंशन भी होता है। ये नेचुरल कॉज है। सेकंड है नेचुरल डायस्टर, जो प्रकृति के डायस्टर होते हैं, नेचुरल डायस्टर जैसे अर्थक्वेक वगैरह, इनकी वजह से भी एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज हो चुका है। डिक्लाइन इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू पोर रिप्रोडक्शन, मतलब इनका जो प्रोडक्शन है वो भी कम होने लगा है। मीन्स देन फोर्थ है आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्पीसीज फॉर ह्यूमन यूज़। अब बहुत सारे शौक के खातिर भी जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि उनके शौक के खातिर उनकी प्रजातियाँ कम होती जा रही है। तो ये मेन कॉजेज़ है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। अभी जैसे इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं हम, तस्मानिया टारगर, इसकी भी प्रजाति कम होती जा रही है। पैसेंजर पीगन, ये जो होते हैं दूसरे देशों से यहाँ आते हैं, या फिर क्लाइमेट के हिसाब से इनका जो एरिया है वो चेंज करते रहते हैं। अभी इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज के बारे में हम देखेंगे कि एक्सटिंक्शन जो स्पेसीज है अगर वो धीरे धीरे खत्म हो गए तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। एक्सटिंक्शन कैन आल्सो इम्पैक्ट पॉपुलेशन ऑफ प्रे विच कैन कॉज ड्रामेटिक इकोसिस्टम एंड फूड वेब चेंजेस। मीन्स अगर ये स्पेसीज का एक्सटिंक्शन होने लगा, जो फूड चेन की जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये डिस्टर्ब अगर हो गई तो जो पॉपुलेशन है उस पर ही हमारा सीधा इफेक्ट होगा। नाउ अगला पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अभी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो जंगलों की कटाई है वो रोकना पड़ेगा, मीन्स कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन। और जो मिनरल्स अवेलेबल है हमें नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, उनका इस्तेमाल हमें समझकर और एक लिमिटेड यूज़ करना होगा, मीन्स रिड्यूसिंग ऑयल मिनरल कंजम्पशन। फोर्थ, मोर एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक बायोगैस, बायोफ्यूल एक्सेट्रा। मीन्स जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल, इसका यूज़ हमें सोच समझ कर करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड इन कोस्टल इकोसिस्टम, मतलब जो जिस ज़मीन में ज़्यादा पानी है उसका अच्छे से संरक्षण करना चाहिए और इको सिस्टम को मेंटेन रखना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट क्रिएशन, मीन्स जो मिनरल्स एक्टिविटीज़ है इनको बनने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट एंड वॉच यही एक तरीका होता है हमारे पास, क्योंकि ये नेचुरली बनती है और इसको बनने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमें इनके बनने की प्रक्रिया पर भी अवेयरनेस रखना चाहिए, क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं होते। देन आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड सीवेज बिफोर रिलीज इन द वाटर बॉडीज़।
मीन्स जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट वाटर है या फिर हाउस होल्ड का जो सीवेज वाटर है उस पर ट्रीटमेंट करके उसको उस पानी को हमें या तो फिर रीइस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, या फिर उसको हमें जो कुछ नदी वगैरह में छोड़ना चाहते हैं तो उनका व्यवस्थित ट्रीटमेंट करके ही हमें उन्हें नदियों में छोड़ना चाहिए। ध्यान होता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो छतों पर बारिश का पानी होता है उस छत पर के पानी को हम अगर ज़मीन में डालें सीधा तो उससे क्या होगा कि ग्राउंड लेवल में जो वाटर का लेवल डिक्रीज होते जा रहा है वो बढ़ते जाएगा। देन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज मीन्स जो कुछ भी वेस्टेज होते हैं उनका रिसाइकलिंग कर कर हम नेचर को पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर मीन्स जो कुछ भी रिजर्वायर होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन हमें करना चाहिए। इस लेक्चर में हमने ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया और उससे हमने ये समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और अगर हमें इस नॉलेज इन नेचुरल रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंट नहीं समझा तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से डिप्लेशन हो जाएगी। डिप्लेशन मोड में चले गए तो क्या होगा कि डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट इसका इफ़ेक्ट हमारे लिविंग लाइफस्टाइल पर भी होते जाएगा। जैसे जैसे हमें इनका इम्पोर्टेंस समझेगा और हमने अगर इनके कंजर्वेशन पे ध्यान दिया तो हम एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ऑलवेज से नो टू एक्सप्लॉयटेशन मीन्स मिसयूज़। हमें हमारी नीड को ग्रिड में नहीं बदलने देना है, जितनी नीड है उतना ही हमें इस्तेमाल करना है। तो जिससे क्या होगा कि हम एक्सप्लॉयटेशन से किस ओर चले जाएंगे, कंजर्वेशन की ओर चले जाएंगे। और अगर कंजर्वेशन करना हम सीख गए तो ये हमारे आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, causes and effect of depletion of resources and overuse of natural resources and its impact on environment. Thank you so much.